स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मिले हैं लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 5 के लिए। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में बेसिक बातें की थी कि फ्रिक्शन को दो तरीके से समझा जा सकता है। एक था ओल्ड व्यू और एक था मॉडर्न व्यू। ओल्ड व्यू के हिसाब से फ्रिक्शन का जो रीज़न होता है वो इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलर सर्फेसेज होता है, और मॉडर्न व्यू के हिसाब से वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं। लेकिन चाहे कोई भी रीज़न हो, फ्रिक्शन जो है वो एक ऐसी फोर्स होती है जो मोशन को अपोज करती है। अब फ्रिक्शन के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग आज बात करें, इसको हम लोग ऐसे ही गो थ्रू करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के मेजरली दो टाइप्स होते हैं। अगर मैं ऐसे ब्रॉडली डिवाइड करूं फ्रिक्शन को, तो फ्रिक्शन के एक टाइप होता है इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन मतलब जो बॉडीज के इंटरनली लगता है, जैसे कि कोई फ्लूइड है, मान लो कोई बाल्टी पानी की और आप पानी में ऐसे हाथ घुमा रहे हो, तो आप पानी के अंदर फ्रिक्शन लगा रहे हो। आपके हाथ के तो बाहर लग रही है लेकिन पानी के अंदर फ्रिक्शन है, तो इंटरनल फ्रिक्शन है। वो हमें इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़नी है। फिर एक आती है हमारे पास एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन होगी आप समझ सकते हैं, जो बॉडीज के बाहर लगेगी। तो ऐसी फ्रिक्शन जो बॉडीज के बाहर लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन जो बॉडीज के एक्सटर्नली लगती है, बॉडी के बाहर लगती है, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। जैसे कि जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे रोड पे एक गाड़ी ट्रेवल कर रही है, तो जो टायर है और जो रोड है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगी वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है। या फिर मैं अगर इस मार्कर को, स्टाइलस को अपने हाथ पे ऐसे से रगड़ रहा हूँ, तो ये जो फ्रिक्शन है वो स्टाइलस के बाहर और मेरे हाथ के बाहर है, तो इन दोनों के बीच में सरफेसेस में है, तो ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन है। तो सॉलिड्स में जो फ्रिक्शन अक्सर लगती है वो एक्सटर्नल होती है, और हमें इस चैप्टर में एक्सटर्नल फ्रिक्शन को ही पढ़ना है। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन भी तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, शायद आपको नाम से ही पता चल रहा हो, ऐसी फ्रिक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अभी चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मान लो मेरे पास एक अलमारी है, उस अलमारी, अब मैं अलमारी को धक्का मार रहा हूँ लेकिन वो अलमारी अपनी जगह से हिल नहीं रही है। रीज़न क्योंकि उसके पास एक फ्रिक्शन होगी जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? इसको ऐसा समझते हैं कि मैं हटा दूंगा फिर इसको, कि मान लो ये अलमारी है और अलमारी पे मैंने लगाई 50 न्यूटन, तो अलमारी नहीं हिली, इसका मतलब फ्रिक्शन भी लग रही है 50। मैंने लगा दी मान लो 550, तो भी वो नहीं हिली, इसका मतलब फ्रिक्शन भी लग रही है 550। मैंने लगा दी मान लो 650, तो नहीं हिली, यानी कि वो भी लगा रहे 650। तो कितनी फ्रिक्शन लगती है, ऑब्जेक्ट कितनी फ्रिक्शन लगाता है कि वो रेस्ट पे रहे, उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसी फ्रिक्शन है जो लगती है जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, मूव तो करना चाह रहा है लेकिन कर पा नहीं रहा है। तो ऐसी फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट पे लगेगी जब वो मूव तो करना चाह रहा होगा लेकिन कर पा नहीं रहा होगा, उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि मैंने अपने हाथ पे मान लो यहाँ पे एक स्टाइलस रख दिया, अब ये मैं इसको धीरे धीरे इंक्लाइन कर रहा हूँ लेकिन अभी भी हिला नहीं है ये, लेकिन हिलना तो चाह रहा है, नीचे जाना तो चाह रहा है, क्योंकि इसके बीच में फ्रिक्शन है इसलिए नहीं जा रहा। तो ये कौन सी फ्रिक्शन हुई, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, आप ऐसा कह सकते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कह देते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लगा सकता है, उसके ऊपर वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो एक अलमारी ही है, अब एक अलमारी और एक फ्लोर के बीच में मैक्सिमम एक सर्टन फ्रिक्शनल फोर्स लग सकती है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो फ्रिक्शनल फोर्स है 1000 न्यूटन, कोई तो वैल्यू होगी, मान लो वो 1000 न्यूटन। अब मैंने उसके ऊपर 1001 न्यूटन लगा दिया तो वो अलमारी चलने लग जाएगी, बिकॉज वो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम अप्लाई कर सकती थी वो 1000 न्यूटन था। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा, और उस केस में जो फ्रिक्शन मुझे मिलेगी वो आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में आपको नाम से पता चल रहा होगा, ऐसे फ्रिक्शन जिसमें जब हम एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, जैसे रोड पे एक गाड़ी चल रही है तो उसके टायर या गाड़ी के बीच में आप कह सकते हो, और उसके रोड के बीच में टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली में मूव कर रहा है
तो उस दौरान जो फ्रिक्शन लग रही है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। अब काइनेटिक फ्रिक्शन भी अपने आप में दो प्रकार की होती है, एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होती है रोलिंग। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड हो रहा है, जैसे कि एक बॉक्स है, उसको आप, एक क्यूब बॉक्स है, उसको आप रगड़ते हुए जमीन पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो, तो दिस इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर मैं कोई बॉल है उसको रोल करवा रहा हूँ, कोई बॉल रोल करते हुए आ रही है, कोई टायर है वो रोल करता हुआ आ रहा है, कोई गाड़ी रोड पे चल रही है, वो तो रोलिंग नहीं होता। तो रोल करने में के दौरान जो फ्रिक्शन आती है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। और शायद आपको पता ही हो कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगी स्लाइडिंग से। इफ बॉडी इज मटेरियल एंड ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा कम होगी किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब ऐसा क्यों, तो आंसर है रोलिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट रोल करता है, जिसकी वजह से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कम बनेगा, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम बनेगा तो इंटरलॉकिंग जो है वो कम होगी, या कह लो वंडरवॉल। जैसे मैंने आपको कहा था, आप इंटरलॉकिंग समझ लो या वंडरवॉल, कंसेप्ट वही रहेगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रीजन है ड्यू टू लेस इंटरलॉकिंग, ड्यू टू लेस इंटरलॉकिंग, क्योंकि उनमें जो इंटरलॉकिंग है वो कम होगी, ड्यू टू लेस इंटरलॉकिंग बिकॉज ऑफ लेस एरिया, बिकॉज ऑफ लेस एरिया। तो लेस इंटरलॉकिंग होती है और एरिया भी लेस होता है, इसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। 9th क्लास या 8th क्लास में एक एक्टिविटी भी थी जिसमें क्या किया गया था, उन्होंने टेबल पे एक किताब रखी थी। आप सबको पता होगा, ये बहुत बेसिक सी एक्टिविटी हुआ करती थी। एक टेबल पे किताब रख दी थी, किताब को ऐसे करके मारा तो वो एक सर्टन दूरी पे जाती थी। फिर उन्होंने क्या करा, टेबल के उस किताब और टेबल के बीच में ऐसे गोल वाले स्ट्रॉ या पेन रख दिए थे, याद होगा आपको। और फिर उसके बाद जब कॉपी को मारा तो रजिस्टर को मारा तो वो बहुत दूर गया, क्योंकि अब उनके बीच में पेन आ गए थे, जिन्होंने पहली बात तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम कर दिया और अब वो रोलिंग फ्रिक्शन में भी कन्वर्ट हो गया। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें जो इन तीनों फ्रिक्शंस को दिखाए तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और एग्जाम में काफ़ी ये ग्राफ आता भी है। अगर मैं यहाँ पे इस ग्राफ में एक तरफ दिखा रहा हूँ, इधर दिखा रहा हूँ अप्लाइड फोर्स, कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, और इधर मैं दिखाना चाह रहा हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस हिसाब से अगर बात करें, तो अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फ्रिक्शन तब लगती है जब आप वो ऑब्जेक्ट या तो चल रहा हो या तो चलना चाह रहा हो। अगर वो चल रहा है या फिर चलना चाह रहा है तो ही फ्रिक्शन लगेगी। अगर जैसे अभी इस वक्त इस कमरे में ये कैमरा है, कैमरे पे मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, या चलो कैमरा तो फिर भी एक स्टैंड पे पड़ा हुआ है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे एक टेबल पड़ी हुई है, इधर एक आपके घर में कोई टेबल पड़ी हुई है, आप जैसे इस टेबल पे मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, कोई भी नहीं फोर्स लगा रहा है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ना तो वो टेबल चल रही है ना ही वो चलना चाह रही है, ठीक है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके समझोगे तो हमारे घरों के सारे जो फ्लोर होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं, शायद आपको पता हो। खासकर हमारे बाथरूम्स वो इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि जब हम नहाते हैं या पानी गिरते हैं तो वो सारा एक ही डायरेक्शन में वो ड्रेन की तरफ, नाले की तरफ चला जाता है ना। तो हमारे बाथरूम में पड़ी हुई कोई भी चीज़ एक्चुअली चलना चाह रही है। पानी जैसे गिरा वो चल पड़ा, क्योंकि उसके लिए फ्रिक्शन इतनी कम थी कि वो बह गया। लेकिन वहीं पे एक स्टूल पड़ा है, बाल्टी पड़ी है, वो नहीं बह रही क्योंकि उनके लिए फ्रिक्शन है। यानी हमारे बाथरूम में हर चीज़ पे क्या लग रही है, फ्रिक्शन। ऐसे अगर हम सोचें तो हमारे घरों के जो फ्लोर है वो भी 100% फ्लैट तो नहीं होंगे, तो ऐसे सोचोगे तो सब पे फ्रिक्शन है। बट मोटा मोटा बात करें, जब हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो या तो वो चलता है या तो वो चलना चाह रहा होता है, उस केस में उस पर फ्रिक्शन लगती है। अब अगर मैंने अप्लाइड फोर्स बढ़ाना शुरू किया तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगी, मैंने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाना शुरू किया तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगी। लेकिन फ्रिक्शन के बढ़ने की एक लिमिट होती है, आज ही बात की, उस लिमिट को ही तो हम लोग बोलते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे आप जब पहुंचे दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आप इसके ऊपर फ्रिक्शन को लेके नहीं जा सकते, समझ रहे हो। अब जो ऑब्जेक्ट है इसके आगे जाएगा तो मूव करने लग जाएगा,
सबसे पहली बात तो हमने जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाई वैसे वैसे हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ी। मैंने अप्लाइड फोर्स को किया 10 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया 10 न्यूटन। मैंने अप्लाइड फोर्स को किया 50 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया 50। मैंने अप्लाइड फोर्स को किया 20, स्टैटिक हो गया 20। तो क्या ऐसा कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। और एजर्शन रीजन में तो इस बार इसके आने के बहुत चांसेस हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब है ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करती है हमारे द्वारा लगाई गई फोर्स के। हम जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये अपने वैल्यू को एडजस्ट करती है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को आप सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कह सकते हो, क्योंकि हमारे द्वारा लगाई गई फोर्स के अनुसार ये अपने आप को एडजस्ट करती है ना। यहाँ तक इसने एडजस्ट किया। अब मैं आपसे एक पॉइंट पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसके लिए मैं आपको पूरे 30 सेकंड दूंगा सोचने के लिए। बड़ा प्यारा सवाल है और उन 3 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प हो रहा है 11 मिनट कुछ 20-22 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन है कि ये हुआ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, ये लिमिटिंग जो कि मैक्सिमम में कांस्टेंट है। अब इसके आगे अगर मैं अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ऑब्जेक्ट जो है वो चलने लग जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू के साथ क्या होगा, मतलब ये ग्राफ और ऊपर जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा या नीचे आएगा। इसका आंसर आपको देना है। आपके पास है 30 सेकेंड, समय शुरू होता है। अब रफली बात कर रहे हैं, जल्दी से। सोच लिया? आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया है बच्चों। अब आप बताओ, अगर मैं फर्दर अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगा, यानी अगर मैं इसकी फोर्स को इंक्रीज करूंगा, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाऊंगा, तो अप्लाइड फोर्स के बढ़ने से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा। अब ज़्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि जब एक ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा तो वो फ्रिक्शन और बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, फ्रिक्शन अब और आगे नहीं बढ़ सकती, तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। आंसर ये भी नहीं है। एक्चुअली में आगे जाने पे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ये हमारी जो फ्रिक्शन है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन हमारी कम हो जाएगी। अब यही सवाल हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि वाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग से कम होती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस, या कह लो स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग। अब ऐसा क्यों है भाई? हमारी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है? क्योंकि बेटा अगर एक बार ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो गया तो उनके बीच में अब इंटरलॉकिंग के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अगर एक बार ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो गया तो उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग हो रही है उसके जो चांसेस हैं वो और कम हो जाएंगे, और अगर चांसेस कम हो गए तो फिर फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी। दैट इज वाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस होती है, कम होती है। बात समझ में आ गई? तो इस ये तरीके से ग्राफ यहाँ प्लॉट होता है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आज का अगला टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है जहां से हम लोग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखो अभी तक हम लोगों ने, जहां तक मुझे लगता है, कई स्कूल्स में 6th क्लास, कई स्कूल्स में 8th क्लास और कई स्कूल्स में इवन 7th में भी, लेकिन 6th और 8th में तो सभी के स्कूल्स में किताबें होती हैं। सबकी किताबें अलग अलग होती हैं तो लेवल अलग होता है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा हुआ है और आप सभी ने फ्रिक्शनल फोर्स को बहुत बार वर्ड यूज़ भी किया है। लेकिन कभी भी किसी को ये नहीं पता अभी तक 11th में आते आते कि फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी तक हम हर बार फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर करते आए हैं, हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग इग्नोर करते आए हैं। बट हाउ टू कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को हम निकाल कैसे सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
और इसके लिए हमें पढ़ने होंगे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा फ्रिक्शन हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट करें तो सही रहेगा। स्टैटिक, तो आंसर है नहीं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी करती रहती है। काइनेटिक, आंसर है नहीं, बिकॉज अगेन काइनेटिक फ्रिक्शन की भी वैल्यू वेरी करती है। तो अक्सर हम लोग जो फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं वो है लिमिटिंग, क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू है तो हमने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। इसीलिए हम जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं उनको लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। हम जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं उनको लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। तो यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम यहां पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब कुछ लॉज तो बहुत बेसिक हैं, जैसे पहला लॉ तो आपको सभी को पता होगा कि फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये तो आप जानते हैं। सेकेंड लॉ भी आप जानते ही होंगे, और वह है फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट जो नेचर ऑफ मटेरियल कॉन्टैक्ट में है फ्रिक्शन जो है वो उस पर भी डिपेंड करती है। और थर्ड अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे ना डिपेंड करते हुए एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करती है। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। तो फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट but depends on actual area of contact। अब इसका क्या मतलब है और ज़रा समझें। अगेन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मेरा है ये जो हाथ है, अगर मैं आपसे इस हाथ का एरिया रफली पूछूं तो आंसर आप क्या दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मैं आपसे पूछूं तो कि मेरा हाथ का एरिया कितना है तो आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर है लगभग 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे हाथ का एरिया कम से कम 100 से 200 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में कहीं पे आएगा, तो लेट अस सपोज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपको बोलूँ तो मैं अगर अपने हाथ को दीवार पर चिपकाता हूँ, दीवार पर लगाता हूँ, तो क्या 150 का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा? क्या मेरे हाथ का 150 का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कांटेक्ट में आएगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो इरेगुलर सरफेसेस होने की वजह से एक्चुअली ऐसा होता है कि हमें लगता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट 100% जा रहा है, बट एरिया ऑफ कांटेक्ट 100% नहीं जाता। वो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, वो नहीं होता है। एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट हमेशा उससे कम होता है। हमारे जूतों को ही ले लो, हम अपने जूतों को जब ज़मीन पर टच करता है, अपने पैरों को जब ज़मीन पर टच करता है, तो हमको ऐसी गलतफहमी होती है कि हमारा पूरा पैर कॉन्टैक्ट में, हमारा पूरा हाथ कॉन्टैक्ट में, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसे हमारे टायर हमें लगता है पूरे कॉन्टैक्ट में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो दिख रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। लेकिन ये सब तो सारे भावुक बातें, ये सारी तो हमारी पुरानी बातें। लेकिन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हम लोग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना सीखेंगे, और वो है कि फ्रिक्शनल फोर्स, और थोड़ा ध्यान से भी सुनना है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसको हम एफ के नीचे छोटे से आर से दिखाएंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जिसको हम लोग अपेरेंट वेट भी कहते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, विच इज फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू दी एपरेंट वेट। अब जितना ज़्यादा आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी, है ना। जितना ज़्यादा आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपकी क्या बढ़ेगी, फ्रिक्शनल फोर्स।
तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। इतना पॉइंट समझ में आता है। अब अगर आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो जैसे जैसे हमारा देखा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, इंटरलॉकिंग बढ़ेगी, या इंटरलॉकिंग वाला पॉइंट अगर आप नहीं समझते तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतनी ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेस होंगी। कैसे मर्जी समझ लो। आप सब जानते हैं एक चेयर पे एक इंसान अगर बैठा हुआ है और एक चेयर पे कोई नहीं बैठा हुआ है, तो जिस चेयर पे कोई नहीं बैठा हुआ है उसको हिलाना आसान है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम है, लेकिन जिस चेयर पे इंसान बैठ गया उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अब आप कहोगे वो तो भारी हो गई। नहीं जी नहीं, भारी का तो मतलब ये है कि मुझे आपको उसे उठाना होता। तो सोचो इस दुनिया में फ्रिक्शन नहीं है, इमेजिन करो फ्रिक्शन नहीं है, ग्रेविटी है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ग्रेविटी तो है लेकिन फ्रिक्शन नहीं है। अब अगर मैं एक चेयर पे इंसान बैठा हुआ है या एक चेयर पे इंसान नहीं बैठा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन बोथ द केसेस वो दोनों आगे चले जाएंगे अगर मैं उन्हें पुश करूँगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती है जब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है। तो अब हमारी मैथ्स कहती है कि अगर आपको यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है, फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करना है, प्रोपोर्शनल का साइन आके इक्वल का साइन लगाना है, तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लगा देंगे। और यहाँ पे जो इस बार कांस्टेंट लगाया है, शुक्र है के नहीं लगाया हमारी फिजिक्स ने, यहाँ पे एक नया कांस्टेंट चुन लिया, वो है म्यू। अब ये जो म्यू होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाएगी। वेयर म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ, अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल रहे हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, और अगर आप नॉर्मल फ्रिक्शन निकाल रहे हो तो नॉर्मल फ्रिक्शन। तो म्यू जो होता है दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यू को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी म्यू जो होता है ये एक ऐसी वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को। यानी कि म्यू की, अच्छा म्यू की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इतनी तो आप में कॉमन सेंस है कि अगर म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी। जितना ज़्यादा म्यू होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। ये तो आप शायद कॉमन सेंस से पता लगा सकते हैं, जितने ज़्यादा म्यू होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। अब ये म्यू किस पर डिपेंड करता है, तो वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट। नेचर ऑफ मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट। अब अगर कोई सरफेस मान लेते हैं रफ है, नेचर ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट। अब मान लेते हैं कोई सरफेस अगर रफ है, क्योंकि ये पॉइंट भी लिखने बड़े ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट, फॉर रफ सरफेसेस, अगर कोई सरफेस रफ है तो म्यू की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। फॉर रफ सरफेसेस म्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर बात करें फॉर स्मूथ सरफेसेस, म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर म्यू बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बढ़ेगी, और इसका मतलब है कि अगर म्यू बढ़ रहा है और वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो रफ सरफेसेस के लिए ज़्यादा होगा। अब आप इमेजिन करो, मैं आपसे अगर ऐसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, मान लो एक एमसीक्यू आ गया कि मैंने आपको 4 मटेरियल दे दिए, ठीक है, ऐसी रफ बात कर रहे हैं। एक सिल्क का कपड़ा दे दिया, एक मैंने आपको कांच यानी ग्लास दे दिया, एक मैंने आपको टाइल दे दी, और एक मैंने आपको सैंड पेपर दे दिया। तो बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा म्यू की वैल्यू किसके लिए? एक ऐसे एमसीक्यू है, तो आंसर है सैंड पेपर के लिए। बिकॉज जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगी मटेरियल, जितना रफ होगा उसकी म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी और वो फ्रिक्शन की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। चलो अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगेन उसके लिए आपको 30 सेकेंड मिलेंगे, ठीक है जी। आपको मुझे बताना है, क्वेश्चन आया, गिव द dimensions and unit, give the dimensions and unit of mu। आपको म्यू की यूनिट और म्यू के डायमेंशंस देने हैं, ठीक है जी। अगेन 30 सेकेंड देता हूँ, समय शुरू होता है अब। ओरली हो जाएगा शायद ये, तो 30 सेकेंड कम नहीं है, 30 सेकेंड भरपूर है। दिमाग लगाओ, ओरली इसका आंसर मिल जाना चाहिए आपको।
मिल गया। तो डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ म्यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यू की यूनिट क्या है, म्यू के डायमेंशंस क्या है, तो बड़ा ही आसान आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। बड़ा ही आज लाइट हार्टेड सा लेक्चर है, क्योंकि डेफिनेशंस आज ज़्यादा है ना, लाइट हार्टेड सा लेक्चर है। चलो, गिव द डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ म्यू की अगर बात करें तो क्या ये कहना सही है कि आर इज सॉरी एफ इज इक्वल टू, हमारे पास म्यू आर है तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई एफ बाय आर। अब अगर मैं यहाँ से यूनिट ऑफ म्यू की बात करूँ तो एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और आर की भी क्या होती है, यूनिट न्यूटन। तो इसकी तो भाई साहब कोई यूनिट नहीं आई। इसका मतलब है आप ऐसा कह सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि म्यू एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट्स हमेशा यूनिटलेस होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अब जैसे कैपिटल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर ओम्स लॉ में आर हमारे लिए कांस्टेंट है, तो वो सब तो यूनिटलेस नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलतफहमी दिल से निकाल दो, कांस्टेंट्स हमेशा यूनिटलेस होते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो म्यू इज यूनिटलेस क्वांटिटी, लेकिन अगर यूनिटलेस क्वांटिटी है तो अगर हम डायमेंशंस ऑफ म्यू निकालें, यानी अगर हम म्यू के डायमेंशंस निकालेंगे, तो कॉमन सेंस की बात है, जो यूनिटलेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो डायमेंशनलेस भी होती हैं। तो इसके डायमेंशंस आ जाएंगे m0, l0, t0। ठीक है जी। तो यहाँ से फ्रिक्शन के बारे में हमने आज ये सीखा कि हम कैसे फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट फ्रिक्शन। ठीक है जी। अब फ्रिक्शन से रिलेटेड दो अलग अलग चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक आता है एंगल ऑफ रिपोज, जिसमें से आज हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग एंगल ऑफ रिपोज, और फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन द प्लेन, फिर हम पढ़ेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग ऑन अ प्लेन रोड एंड बैंकिंग ऑफ रोड। ये हमारा प्लान है। फिर आप एक आध बीच में, मुझे पता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे कि सर इसके वो वाले सवाल करा दो, फ्री बॉडी डायग्राम। तो दो चार फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर बेस्ड कि पुशिंग आसान होती है या पुलिंग आसान होती है, ये सवाल फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। थीटा से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम समझेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास एक फ्रिक्शन रफ सरफेस है, फ्रिक्शन है इसमें, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कुछ। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ये तो सुपर कूल बात है, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा r। अब मान लो ये इधर की तरफ मोशन करना चाह रहा है या मोशन कर रहा है सॉरी मान लेते हैं ये लेफ्ट राइट की तरफ मोशन करना चाह रहा है या कर रहा है, दोनों में से कोई भी एक बात। ये तो मोशन कर रहा है या तो ये करना चाह रहा है। अब अगर इधर की तरफ मोशन कर रहा है या करना चाह रहा है, तो फिर इस पे इधर की तरफ यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रही होगी, फ्रिक्शन। ठीक है। इधर के डायरेक्शन में थोड़ा कलर चेंज कर दूं क्या, इस पे इधर की तरफ क्या लग रही होगी, फ्रिक्शन। मैं किस्मत को पहले जैसा अब डांटता नहीं, मैं एप्पल को खाने से पहले काटता नहीं। अगर इधर मोशन हो रहा होता तो फ्रिक्शन उधर हो जाती। ठीक है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, तो इसकी परिभाषा अगर हम आपको दें तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन and normal reaction with friction, यानी कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद। देखो ये ऐसे समझ में नहीं आता, बड़ी कंफ्यूजन वाली डेफिनेशन हो जाती है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एंगल बिटवीन resultant of friction, normal reaction and normal reaction। यानी कि अभी मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा, समझ जाओगे।
यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट है और जो हमारी फ्रिक्शन है उनका जो रिजल्ट, जैसे ये हमारा है फ्रिक्शन और ये हमारा है नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारा है फ्रिक्शन, ये हमारा है नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा, जिसको मैं आर एस बोल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अगर मैं दो वेक्टर्स को टेल से टेल जोड़ता हूँ तो ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन है और ये मेरे पास फ्रिक्शन है, तो उनका रिजल्टेंट ये हो गया आर एस, है ना। अब जो रिजल्टेंट है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का और जो नॉर्मल रिएक्शन है उनके बीच के एंगल को हम पहली बात दो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों कहते हैं, लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या, ये एंगल है बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल। तो ये एंगल किसके बीच का हुआ, एक तो ये एंगल हुआ किसके बीच का भाई, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, तो इनके बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों कहते हैं, सोचो अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सेम है और ये फ्रिक्शन है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई तो ये हम, और नॉर्मल रिएक्शन सेम रहा तो ये हमारे लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता है अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाते हैं तो इसलिए इसका नाम हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन रखा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के बढ़ने से जो है ये एंगल बढ़ता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इसके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे जहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं आर, इसको कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो बड़ा आसानी से ट्रिगो लगा के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इन ट्राइंगल, अगर मैं बी सी डी ट्राइंगल की बात करूं, बी सी डी ट्राइंगल की बात करें तो बी सी डी ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे tan थीटा निकालना हो, जल्दी बताओ, बी सी डी ट्राइंगल में अगर मुझे tan थीटा निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, तो बी सी डी में tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया यानी कि सी डी, और बेस कौन हो गया मेरे पास, बी सी। अब यहां से मेरे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू क्या है, क्या सी डी को मैं ए बी यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर रख सकता हूं, आंसर है हाँ, और बी सी तो हमारे लिए नॉर्मल रिएक्शन है ही। तो यहां से मेरे पास tan थीटा आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हमने आज ही पढ़ा है, म्यू आर होता है, और नीचे हमारे पास आर पहले से ही है। अब आप समझ गए क्या होने वाला है, आर से आर हो गया कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा आ जाएगा म्यू के बराबर, और अगर आपको थीटा निकालना है तो tan उधर जाके हो जाएगा tan इनवर्स, आई होप आपको पता है इसको इनवर्स ट्रिगो बोलते हैं, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स म्यू। यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली है, लेकिन अगर इसको ऐसे बोले कि ये एंगल है रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के बीच का और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का, इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आई है tan इनवर्स म्यू, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है और वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि मटेरियल पे। तो क्या यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती है, स्टेटमेंट लिखी जा सकती है कि हेंस frictional force, sorry, hence angle of friction, hence angle of friction is dependent यार एक कमेंट सेक्शन पे यार एक सलाह चाहिए थी आप लोगों से यार, आप मेरे बच्चे हो, आप लोग मैं आप लोगों से सलाह लेता हूँ, आप लोग मेरे से लेते हो तो मैं आपको सलाह देता हूँ ना, ऐसे आज मुझे एक सलाह चाहिए, मैं बताऊँगा क्या सलाह चाहिए। लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ
नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये म्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके ऊपर एमसीक्यू या एजर्शन रीज़न बड़े प्यार से आ सकता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आंसर है एंगल ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसका कोई लेना देना नहीं है नॉर्मल रिएक्शन या किसी और फैक्टर से। एंगल ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। चलो, सलाह मैंने आपसे ये लेनी थी कि अगर एक इंसान किसी चीज़ का एडिक्ट हो गया है, किसी चीज़ का आदी हो गया है, वो आदत को कैसे छोड़े। अब आप पूछोगे आदत क्या है तो आदत है कॉफ़ी की। यार एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया कि मैं एक दिन में 7-8, कभी कभार तो 9 भी हुए हैं, पर एवरेज की बात करूँ तो 6-7 कॉफ़ी तो मैं पीता ही हूँ। हर एक बार वो 2 रुपये का नेस्कैफ़े का पाउच आता है ना, वो एक बार ही में पीता हूँ। तो 7-8। तो फिर मैंने गूगल भी किया और उस पर लिखा हुआ था कि दिन में 5 से ज़्यादा अगर आप ऐसा पी रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो। बट अब ऐसी आदत सी हो गई है कि नहीं पियो तो ऐसा लगता है कि दिन में क्या हो रहा है। तो या तो मैं अपना वर्कलोड थोड़ा सा कम करूँ, वर्कलोड नहीं कम करूँगा तो फिर मुझे कॉफ़ी बढ़ानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं वर्कलोड कम करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जवान हूँ, फिर बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेहनत नहीं कर पाऊँगा। अभी तो मेहनत करने के दिन हैं। तो फिर क्या करूँ? कॉफ़ी का कोई सब्स्टिट्यूट होता है या अब आप ऐसे मत बोलना एक्सरसाइज करो, क्योंकि वो मैं करता हूँ सुबह। अब आप ये भी मत बोलना कि फ्रूट्स खाओ, वो भी मैं करता हूँ। मेडिटेशन मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे ट्राई नहीं हुई। योगा मैंने ट्राई नहीं की। शायद आप योगा बोलो, बट हाँ मैंने 2-4 लोगों ने मुझे योगा बोला। बट क्या कोई और तरीका है, कोई बढ़िया तरीका जिससे हम कॉफ़ी से छुटकारा पा सकते हैं? अगर आपको इसका तरीका पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच अगले लेक्चर में, जो कि इसका आखिरी लेक्चर भी होगा। थैंक यू।